फिजिकल क्वांटिटीज एंड फर्स्ट चलिए हम वर्क की बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे और वो है डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। यूनिट 3 में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। अब देखें, डेली लाइफ में हम जानते हैं मास भी और वेट भी, इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। जब हम इसकी बात करते हैं मास की, लेट्स सपोज, तो हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड बाय द बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर मौजूद है उसको हम कह देते हैं कि ये हमारा मास है। जब हम वेट की बात करते हैं तो ये फोर्स है, फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर। तो जब हम कहते हैं किसी को कि आपका वज़न कितना है, लेट्स सपोज कोई बताता है जी 50 kg मेरा वज़न है, तो वो गलत बात है। 50 kg एक्चुअली मैस है, वेट नहीं है। वेट तो न्यूटन में जो है ना डिफ़ाइन किया जाता है। वेट एक्चुअली एक फोर्स है, ठीक है। तो वो वज़न का लफ्ज़ जब हम यूज़ करते हैं मोस्टली वैसे मैस के लिए यूज़ कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली वो वेट जो है ना वज़न के लिए होता है। इसके लिए मैस जो है उसको हम कमियत कहते हैं उर्दू में। अच्छा, अब मैस जो हमारे पास है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड बाय द बॉडी, कि कितना मैटर है। और ये क्या है, फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर। उसी बॉडी को अर्थ किस फोर्स के साथ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं कि ये हमारा जो है वेट है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि इसमें किसी हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती समझने के लिए कि हमें मकसद है, उसके बगैर ही हमें पता चल जाता है। इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। वेट क्योंकि डायरेक्शन होता है, फोर्स है, डेफिनेटली ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको समझने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट काफ़ी होता है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको समझने के लिए हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत हमें पेश आती है, तो उसको हम कहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, इसको अगर हम मेजर करना चाहें मास को, इट कैन बी मेजर्ड इट इज़ मेजर्ड बाय ऑर्डिनरी बैलेंस। ऑर्डिनरी या फिजिकल बैलेंस। अगर लैब वगैरह में किसी जगह पे हम मेजर कर रहे होते हैं या छोटी छोटी चीज़ों को मोस्टली हम फिजिकल बैलेंस से यूज़ कर लेते हैं लैब वगैरह के अंदर। आम डेली लाइफ में ऑर्डिनरी बैलेंस यूज़ किया जाता है। मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म के आपने देखा होगा तराजू मौजूद हैं। वो सारे तराजू जिसके साथ हम कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, वो सारे हमारे जो है ना इसके साथ वो महज को ही मेजर करते हैं। जबकि दूसरी तरफ इसको हम देखते हैं तो इट इज़ मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। किसी चीज़ को लटका दिया जाता है स्प्रिंग बैलेंस के साथ, तो वो हमें बताता है कि कितना जो है उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है, तो उससे हमें पता चलता है कि कितनी हमारी ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू एम ए, F इक्वल एम ए। अगर इसी में से हम देखें m अगर हम फाइंड करेंगे, m इक्वल क्या हो जाएगा F ओवर A। इट मीन्स
mass can be find by dividing force with acceleration। इस तरह हम mass जो है हमारा अगर हम फाइंड करना चाहें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे mass can be find by dividing force with acceleration, या रेशियो बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज़ कॉल्ड mass। इस तरीके से हम वो ले सकते हैं। जबकि यहाँ पे हमारे पास इसी में अगर हमने W इज इक्वल टू mg, वेट जब भी फाइंड करना हो मैस को g के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, किसी भी जगह पे कितना होगा वो जो है हम उसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा और हम वेट जो है फाइंड करने की पोजीशन में होंगे। अच्छा, जब हम इसके यूनिट की बात करते हैं, इट्स यूनिट इज़ किलोग्राम kg इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। kg इसका यूनिट है और वेट का इट्स यूनिट इज न्यूटन। और n से इसको हम एब्रीविएट कर देते हैं। ठीक है, ये किलोग्राम और ये हमारे पास न्यूटन, n से इसको एब्रीविएट कर देंगे। इट मीन्स जब कभी भी किसी चीज़ के साथ किलोग्राम लिखा हुआ है, जिस तरह भी हम कहते हैं कोई स्टूडेंट है उसका मैस 50 kg है, इट मीन्स हम वेट की बात मैस की बात कर रहे हैं कि उसका हमने मैस जो है वो फाइंड किया है। अच्छा, इसके साथ अगर हम देखें दूसरी जो है ना चीज़ अगर हम इसमें लेके आएँ तो ये डिफरेंट होता है डिफरेंट जगहों पे। सॉरी, मैस कांस्टेंट होता है, मैस इज कांस्टेंट एवरीवेयर। ज़मीन पे मेजर करें जितने किलोग्राम होंगे, स्पेस में मेजर करें वही किलोग्राम होंगे, चांद पे जाके मेजर करें तो वहाँ पे भी वही हमारे पास सेम वही तरीक़ेकार होगा और उतनी ही उसकी मेजरमेंट आएगी, कोई इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन इसमें फ़र्क पड़ेगा, इट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। डिफरेंट प्लेसेस। अब फ़र्ज़ कर लें हम ज़मीन पे किसी चीज़ को देखते हैं तो मैस हमारे पास है 100 किलोग्राम। किसी जगह पे जाके चेक करें ये 100 किलोग्राम होगा। लेकिन इसी मैस को जब हम W इज इक्वल टू mg करते हैं, सरफेस ऑफ अर्थ पे देखते हैं तो ये देखिए 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 ये हो जाएगा 1000 न्यूटन। इस मैस को जब चांद पे जाके मेजर किया जाएगा, लेट्स सपोज W इज इक्वल टू mg, वहाँ पे हमारे पास ये है 1.62, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास 162 न्यूटन हो जाएगा। इट मीन्स सरफेस ऑफ अर्थ से जैसे जैसे दूर होते जाएंगे वैल्यू ऑफ g कम होती जाएगी, वेट भी कम होता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होती जाएगी। लेकिन अगर हम इसमें देखेंगे तो वो फिर हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ आते जाएंगे, तो सेंटर ऑफ अर्थ पे जाके कुछ और सिलसिला होगा, लेकिन सरफेस ऑफ अर्थ पे जाके जो है वेट हमारा वो मैक्सिमम होगा। अभी हम सेंटर ऑफ अर्थ की बात करते हैं तो वो मैं भी लिखता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इसमें अगर मैस को देखें तो इसमें ये एक्चुअली बेस क्वांटिटी है हमारी। हमने ड्राइव्ड यूनिट और बेस यूनिट्स पढ़े हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ और बेस क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं, तो ये बेस क्वांटिटी है और ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ किस तरह देखें, W इज इक्वल टू mg। अब मैस हमारा बेस क्वांटिटी है और इसमें हम g के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि कितना वेट है। तो ये जो है ड्राइव्ड है, यानी जिसमें डिफरेंट यूनिट्स डिफरेंट क्वांटिटीज़ और यूज़ करके हमने बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करके या साथ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को यूज़ करके फिर हमने उसको फाइंड किया, तो ये हमारे पास जो है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हो जाएगा। और ये बेस क्वांटिटीज़ ये पहले हम पढ़ चुके हैं, बेस 7 क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, और ये फिक्स्ड है। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बहुत सी होती हैं और ये ड्राइव्ड इसलिए होती हैं कि बेस में से उनको बनाया जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। अच्छा, अभी मैं बात कर रहा था उसकी सरफेस ऑफ अर्थ के लिहाज से, तो मैस जो है हमारा कभी भी ज़ीरो नहीं होता, नेवर ज़ीरो।
किस वजह से? क्वांटिटी ऑफ मैटर है। जब मैटर है इसका मकसद है कुछ ना कुछ उसकी क्वांटिटी ज़रूर है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। जब उसको मेजर किया तो वो ज़ीरो कभी नहीं हो सकता। लेकिन ये जो हमारे पास है अपना वेट है, ये ज़ीरो होता है। वेट इज़ ज़ीरो ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, सॉरी ऑन सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ पे वेट जो है, क्योंकि वैल्यू ऑफ जी वहाँ पे ज़ीरो हो जाती है, W इज इक्वल टू एम जी, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये ज़ीरो आ जाएगा। वेट मैक्सिमम होता है सरफेस ऑफ अर्थ पे, ठीक है, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया। ये जैसे जैसे हाइट पे जाते जाएंगे यहाँ पे वेट ज़ीरो, यहाँ पे मैक्सिमम, मैक्सिमम, और जैसे जैसे हाइट पे जाते जाएंगे इसकी वैल्यूज़ कम होती जाएंगी और डेफिनेटली जो है इसके अंदर फ़र्क पड़ता जाएगा। लेकिन ये ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो सिर्फ़ और सिर्फ सेंटर ऑफ अर्थ पे होगा। तो हमने ये पॉइंट याद करना है कि ये वेट जो है हमारा, मैस नेवर ज़ीरो, और वेट जो है हमारे पास वो ज़ीरो होता है। कहाँ पे होता है ज़ीरो? सेंटर ऑफ अर्थ पे। इसको हम कंसीडर करते हैं कि वेट हमारा ज़ीरो है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। इन सब पॉइंट्स को, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह आप देखिएगा, इनको याद कीजिएगा। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पता होना चाहिए कि मैस क्या है और वेट क्या है। मैस की करैक्टरिस्टिक्स ये वाली हैं, वेट की करैक्टरिस्टिक्स ये मौजूद हैं। तो ये जो है नोट्स में भी आपको दे दिया जाएगा, वहाँ पे आप इसको जो है देख लीजिएगा और अच्छी तरह इसको तैयार करना है, ताकि अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। अब कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, उनको सॉल्व करते हैं। एग्जांपल है 3.1। इसमें देखिएगा क्वेश्चन हमारे पास ये है, फाइंड द एक्सेलरेशन। इट मीन्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। एक्सेलरेशन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स 20 न्यूटन फोर्स। फोर्स कितनी है? 20 न्यूटन इन मैस ऑफ ऑब्जेक्ट 8 किलोग्राम। मैस हमारे पास है 8 kg। अब देखें, एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, फोर्स भी गिवन है, मैस भी गिवन है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने एक इक्वेशन ड्राइव की है, F इज इक्वल टू ma। आप लिखेंगे वी नो दैट F इज इक्वल टू ma। इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। फोर्स हमारे पास जो है, एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। अगर इस तरह चाहें आप, एक्सेलरेशन इज इक्वल फोर्स ओवर मैस, इस तरह चेंज कर लें या इसी में वैल्यूज़ पुट कर दें, उनको शिफ्ट कर लें, तो एक ही बात होती है। फोर्स हमारे पास है 20 और मैस हमारे पास है 8। इसको हमने डिवाइड करना है। एक्सेलरेशन हमारे पास, तो ये आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मीन्स अगर इनमें से कोई भी वेरिएबल हमें गिवन नहीं होगा, 3 चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी एक फाइंड करना हो तो आप उसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो ज़रूरत के मुताबिक हमारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। हमें अननोन वेरिएबल जो है हम उसको आसानी से फाइंड कर लेंगे, जिस तरह हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर ली। कोई और न्यूमेरिकल हो जिसमें मैस फाइंड करना हो तो उसमें एक्सेलरेशन गिवन होगा, तो आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें। अगर फोर्स फाइंड करना हो तो डायरेक्टली F फिजिकल टाइम में उसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इस तरह हम अपना मसला हल कर लेंगे। अब जो है 3.2 एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल 3.2। इसमें यह है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मैस 5 किलोग्राम produces an acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स फोर्स गिवन नहीं है, जो भी फोर्स है उसमें हमारे पास मैस कितना है, इसका मैस ऑफ द बॉडी 5 kg, produces an acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन 10 मीटर per second square. What acceleration the same force will produce? एक्सेलरेशन कितना होगा? इट मीन्स इसको हम पहले को A1 एक्सेलरेशन कर देते हैं, एक्सेलरेशन 1, इसको लिख लेते हैं एक्सेलरेशन 2। सेकेंड एक्सेलरेशन हमारे पास कितना होगा? अच्छा, तो इसको M1 कर लेते हैं, पहली मैस जो गिवन थी, और दूसरी हमारे पास M जो है वो है इन अ बॉडी ऑफ मैस 8 किलोग्राम। M2
8 kg। अच्छा, फोर्स सेम है, वही फोर्स दोनों पे एक्ट कर रही है। जितनी फोर्स एक साइड पे एक्ट कर रही है, दूसरी साइड पे भी उतनी फोर्स एक्ट कर रही है। यानी एक बॉडी के लिए भी वही फोर्स है, दूसरी बॉडी के लिए भी फोर्स वही है। और हमें कहा जा रहा है कि बॉडी डिफरेंट कर दी गई है। ठीक है, तो ये देखें F = ma होता है। मैं एक फोर्स को कर लेता हूँ F1, दूसरी को कर देता हूँ F2। दोनों फोर्सेस इक्वल हैं। अच्छा, ये हो जाएगा m1a a1। F = ma होता है ना, तो 1 1 डाल लेते हैं। F = ma, तो F1 = m1, ठीक है, और साथ a1 = m2 a2। वेरी सिंपल कि हमने F = ma लिख लिया, बस सिंपल। इधर भी F = ma लिख लिया और कोई इसमें नई बात नहीं है। अब देखें एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा m1 a1 डिवाइडेड बाय m2। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो m1 हमारे पास है 5 किलोग्राम, ठीक है, और a1 है 10, 5 × 10 डिवाइडेड बाय m2 है 8। तो ये देखिएगा एक्सेलरेशन हमें मिल रहा है 50 डिवाइडेड बाय 8, एक्सेलरेशन इक्वल 6.25। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर है। इसमें लॉजिक सिर्फ ये था कि फ़ोर्स दोनों में एक ही रखनी है F = ma, और दूसरे के लिए भी फ़ोर्स हमारे पास वही है। तो बाकी गिवन डेटा में हमने वैल्यूज़ पुट करके अपना मसला जो है सॉल्व कर लिया। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो है हम सॉल्व एग्जाम्पल 3.3 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल 3.3 में हमारे पास है ए साइक्लिस्ट ऑफ मास 40 किलोग्राम। इट मीन्स mass of cyclist ये है हमारे पास 40 kg, exerts a force of 200 न्यूटन। यानी इस साइक्लिस्ट ने जो टोटल फोर्स लगाई है वो 200 लगाई है। टोटल फोर्स exerted, जो साइक्लिस्ट ने टोटल फोर्स लगाई वो है हमारे पास 200 न्यूटन। अच्छा, टू मूव हिज बाइसिकल विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ मच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड द टायर्स इज प्रेजेंट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन between road and tires equal, ये हमने फाइंड करनी है। अब सबसे पहला तो इशू ये है कि साइकिल को अगर फ्रिक्शन ना होती चलाने के लिए हमें कितनी ज़रूरत पड़ती फोर्स की। तो वो अगर हम देखें F = ma, ठीक है, ये रिक्वायर्ड फोर्स है हमारी। रिक्वायर्ड फोर्स, अगर हम सपोज कर लें फ्रिक्शन नहीं है तो उस वक्त रिक्वायर्ड फोर्स हमारी कितनी होगी, ये होगी F = ma। मैस हमारे पास है 40 kg और एक्सेलरेशन है 3, दैट बिकम्स 120 न्यूटन। इट मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फोर्स कितनी थी, 120। अगर फ्रिक्शन ना होती तो 120 हमारे पास फोर्स रिक्वायर्ड थी। अब उस बंदे को कितनी लगानी पड़ी है, साइक्लिस्ट को 200 न्यूटन। इट मीन्स एक्स्ट्रा फोर्स जो उसने लगाई है वो 80 न्यूटन है। तो 80 न्यूटन हमारा इसमें आंसर बनेगा। तो हम लिखेंगे इस तरह, इसको रिक्वायर्ड फोर्स हमने फाइंड कर ली। बाद में हम लिखेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बल्कि ऐसे कर लेते हैं, टोटल फोर्स जो भी है हमारी इज़ इक्वल टू अप्लाइड फोर्स ठीक है, एक और साथ प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इट मीन्स देखिए दो चीज़ें थी, जो टोटल फोर्स है हमारी जितनी भी उसने लगाई है वो दो चीज़ें हैं, एक तो अप्लाइड फोर्स जो उसने अप्लाई की है और फ्रिक्शन के ऊपर भी जो है ना, बल्कि रिक्वायर्ड मैं लिखूँ यहाँ पे तो ज़्यादा अच्छा होगा, हम लिख लेते हैं रिक्वायर्ड फोर्स। रिक्वायर्ड फोर्स जो है हमारी और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों मिलके टोटल फोर्स बनाती हैं। तो टोटल फोर्स हम जो उसने लगाई है दैट इज़ 200 न्यूटन, और रिक्वायर्ड फोर्स हमारे पास जो थी एक्चुअली चाहिए थी 120। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो ये देखिएगा, ये हमारे पास हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट सपोज F। तो आप देखें इसको हम F इक्वल 200 माइनस 120, F इक्वल 80 न्यूटन। अब ये वो फोर्स है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है 80 न्यूटन। मैं दोबारा इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा रिकैप कर दूं। इसमें देखिएगा कि ये हमारे पास साइकिलिस्ट है 40 और ये 200 हमारे पास टोटल फोर्स लगती है। टोटल फोर्स जो उसने लगाई है डेफिनेटली वो ये है। जो रिक्वायर्ड फोर्स थी हमने कैलकुलेट करके देखी वो तो 20 थी, बाकी फोर्स किधर गई हमारी, वो फोर्स हमारी बाकी ज़ाया हो गई है। कहाँ पे ज़ाया हो गई है, वो फ्रिक्शन की वजह से, टायर्स और रोड के दरमियान में जो फ्रिक्शन थी उस वजह से ज़ाया हो गई है। तो हमने कहा जो फ्रिक्शन की फ़ोर्स है और रिक्वायर्ड फोर्स है इन दोनों को जब ऐड करेंगे टोटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। इसमें वैल्यूज़ हम पुट कर लेते हैं। एफ़ हमारे पास ये 120 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का हमें पता चला कि वो 80 न्यूटन है। ये एफ़ जो आया है हमारे पास, ये रिक्वायर्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स, ये हमारे पास उसका आंसर आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सॉल्व एग्जांपल्स भी कर ली, मैस और वेट का डिफरेंस भी जो है उसको भी सॉल्व कर लिया। होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी तरह ये समझ आ जाएंगी। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। थैंक यू वेरी मच।